हेलो स्टूडेंट, आज आपका नया चैप्टर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जिसमें विद्युत धारिता। इसमें आज अपन पढ़ेंगे बेसिक जो डेफिनेशन है, ठीक है। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनके बारे में कि आवेश भी किस प्रकार से यानी बाउंडेशन होता है या फ्री होता है उसके बारे में। तो देखिए आपके कि जो आपका चालन का मतलब है कि जो चल सकता है, यानी अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश की कि आवेश का भाई एक ही जगह रुका हुआ है फिर चल सकता है, ठीक है, या जिनमें विद्युत धारा का चालन हो सकता है, वो पदार्थ आपके कौन से पदार्थ कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो चालन के आधार पर मुख्यतः पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, एक चालक होगा, दूसरा कुचालक होगा। कुचालक बोले, अचालक बोले या विद्युत रोधी बोले, ठीक है, तीनों का नाम क्या है? सेम ही है। तो देखिए चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत आवेश बोले या विद्युत धारा का आसानी से चालन हो सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। वो पदार्थ आपके कौन से पदार्थ कहलाएंगे? चालक पदार्थ कहलाएंगे। सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। खाली डेफिनेशन ही आपको याद रखनी है कि चालक कौन से पदार्थ होंगे कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का या विद्युत आवेश का आसानी से क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह होता है, ठीक है। कौन से पदार्थ कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। अब ये आवेश का प्रवाह किस प्रकार होता है ये अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा, ठीक है। इनमें से चांदी सर्वोत्तम चालक होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ समझे कि इस चांदी के बाद किसका नंबर आता है? एल्यूमिनियम का आता है। और चांदी से भी अधिक आपका सोना लिया जाता है, लेकिन वो उसकी कॉस्ट क्या है? महंगी होने के कारण उसको यूज में नहीं लेते, ठीक है। तो अगर मान लिया आपको छोटा वायर के जगह कई जगह चांदी का वायर क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि ये तो ज़्यादा बड़ा तो जोड़ नहीं सकते, जो चांदी भी क्या है आपकी कॉस्टली होती है, लेकिन कई जगह, ठीक है, वायरिंग में अगर मान ली स्मॉल पार्ट की जरूरत होती है तो वो चांदी का ही जोड़ा जाता है, क्योंकि चांदी क्या है कि सर्वोत्तम क्या है? चालक है विद्युत धारा का। यानी इसमें जो हानि होती है, ठीक है, विद्युत धारा की हानि होती है, जो लॉस होता है किसके कारण? हीटेड के कारण, वो क्या होता है? कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम। चांदी के बाद किसका नंबर आता है? एल्यूमिनियम का। इसलिए ही जो अपने वायर लगाए जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए वोल्टेज के वायर लगाए जाते हैं, वो किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम के बने होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम भी जो विद्युत धारा का चालन करता है वो यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो करता है, आसानी से कर सकता है। उसमें भी जो आपके लॉसेज होते हैं, हानि होती है, वो भी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। तो वो पदार्थ जो विद्युत धारा का या आवेश का प्रवाह एक स्थान से आवेश का प्रवाह होता है उसको ही क्या कहते हैं? अपन विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। यानी विद्युत धारा आवेश बटे क्या होती है? समय। तो समय के साथ आवेश का प्रवाह भी क्या कहलाता है? विद्युत धारा। तो विद्युत आवेश का प्रवाह बोले या विद्युत धारा का चलन बोले, ठीक है, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। तो जब यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से होता है तो उन जिन पदार्थों में से होकर हो रहा है वो पदार्थ कौन से पदार्थ कहलाएंगे? चालक पदार्थ कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विद्युत रोधी या अचालक। वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं होता, यानी होता ही नहीं है, वो क्या हो गया? देखिए विद्युत रोधी, रोधी का मतलब होता है रुकावट करने वाले। तो किसकी रुकावट करी? विद्युत। और विद्युत किससे बनता है? आवेश से। और आवेश से क्या बनता है? विद्युत धारा, ठीक है। तो यानी आवेश का यानी आवेश को यानी रोकने वाले। जब आवेश ही रुक गया तो क्या विद्युत धारा का चालन होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो विद्युत धारा यानी विद्युत रोधी का मतलब है कि विद्युत धारा का चलन नहीं करने वाले, ठीक है। जब विद्युत यानी आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं करते तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं आपके? विद्युत रोधी बोले या क्या बोल सकते हो? कुचालक पदार्थ या अचालक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या ले सकते हैं? लकड़ी, कांच, रबर और प्लास्टिक, ठीक है। अब सामान्यतः जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, ठीक है, सामान्यतः यानी इंसुलेटर जो पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कह सकते हैं अपन? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भी कह सकते हैं, यानी परावैद्युत पदार्थ। अब ये वर्ड नया आया है, कौन सा? परावैद्युत पदार्थ। इसके बारे में अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद मैं बता देता हूँ, परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो सामान्य अवस्था में तो क्या होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत रोधी, ठीक है। लेकिन जब इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, किसको? परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये पदार्थ विद्युत जो गुण होते हैं, क्या होते हैं? विद्युत गुण होते हैं, उनको प्रदर्शित करने लगते हैं, ठीक है। जो विद्युत गुण होते हैं उनको क्या करने लगते हैं? प्रदर्शित। सामान्य अवस्था में जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तो क्या होंगे?
विद्युत रोधी या अचालक या कुचालक की भांति व्यवहार करेंगे। लेकिन जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, कहीं विद्युत क्षेत्र है आपका, उनमें उन पदार्थ को रखा जाएगा, ठीक है, तो ये विद्युत गुण दर्शाने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? दर्शाने लगते हैं। और दर्शाते किस कारण है? क्योंकि इनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या होता है? प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। जब प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया, जब आघूर्ण आ गया, बल आघूर्ण आ गया विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत गुण आ गए। क्या आगे? विद्युत गुण। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो पदार्थ विद्युत यानी विद्युत गुणों का प्रदर्शन करते हैं, कौन से पदार्थ कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये मेनली दो टाइप के होते हैं, एक ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और एक अध्रुवीय, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब समझे कि जो चालक पदार्थ होते हैं और कुचालक पदार्थ होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, कि उनमें किसके कारण विद्युत धारा का चालन होता है। आप जानते हैं कि ये आपका किसी भी परमाणु है, कोई भी अणु का कोई भी परमाणु है इसमें, तो परमाणु का ये नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। और नाभिक के चारों ओर ये क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। और नाभिक में आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये भी जानते हैं नाभिक क्या होता है? धनावेशित या ऋणावेशित? धनावेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर जो ऑर्बिट होते हैं, यानी जो कक्षाएं होती हैं, जो कोष होते हैं, उनमें होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका? ऋणावेशित होता है। तो यहाँ से देखिए, नाभिक धनावेश है, नाभिक क्या है? धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? ऋणावेशित। ये मैंने आपको बता दिया कि धनावेश और ऋणावेश के बीच में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण? आकर्षण। तो आकर्षण बताओ, ये नाभिक है, इनको बताओ इसकी तरफ खींच के रखेगा या नहीं रखेगा आकर्षण में? तो बताओ आकर्षण, यहाँ से जैसे जैसे अपन बाहर जाएंगे तो बताओ आकर्षण का मान कम होगा या ज़्यादा होगा? जो यानी इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के पास होगा उस पर प्रबल आकर्षण बल लगेगा। यानी जो अंदर के ऑर्बिट होते हैं, जो कक्षाएं होती हैं, ठीक है, या कोष होते हैं, उन्हें कौन से कोष बोला जाता है? आंतरिक कोष बोला जाता है। और जो बाहर के होते हैं उन्हें कौन से कोष बोला जाता है? बाह्यतम कोष बोला जाता है। तो देखिए, जो नाभिक के पास होगा उस पर प्रबल आकर्षण बल लगेगा। प्रबल आकर्षण का बल मतलब क्या है? कि जो इलेक्ट्रॉन उनके यानी घेरे में आ रहे हैं उनको बांधे रखेगा। आकर्षण का मतलब यही तो होता है, यानी अपनी ओर आकर्षित करना। तो यानी जो ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? इसके पास वाले इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणावेशित, नाभिक क्या है? धनावेशित। जो इसके पास होगा उस पर बताओ यानी ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा या कम आकर्षण बल लगेगा? ज़्यादा। तो यानी जो आंतरिक कोष होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन पर प्रबल आकर्षण बल लगता है। किसके द्वारा? नाभिक के द्वारा। ये समझ में आ गया? तो बताओ, वो जब प्रबल आकर्षण के द्वारा बंधे हुए हैं, ठीक है, तो बताओ उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं अपन बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बताओ समझ में आया? जो बंधे हुए हैं किसके द्वारा? नाभिक के आकर्षण बल के द्वारा, ठीक है। उन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है? बद्ध इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। आया समझ में? नहीं आया? और जो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है आप जानते हैं? आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। जो बद्ध इलेक्ट्रॉन है उन पर उपस्थित आवेश को क्या बोला जाता है? बद्ध आवेश बोला जाता है। यानी जो बाउंडेड है, जो बंधा हुआ है, ठीक है, यानी जिन नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं आकर्षण बल लगता है, आंतरिक कोषों पर प्रबल आकर्षण बल होता है। तो उनके द्वारा प्रबल आकर्षण बल के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बंधे होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं उन्हें कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं अपन? बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बद्ध इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश ही क्या कहलाता है? बद्ध आवेश कहलाता है। आ गया समझ में? और जो बाह्यतम कोष में होंगे, आप जानते हैं बाहर वाले कोषों को कौन सा कोष बोला जाता है? बाह्यतम कोष बोला जाता है। तो जैसे जैसे ये नाभिक है, जैसे जैसे अपन इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो आकर्षण बल का मान कम होगा या ज़्यादा? कम होता जाएगा, ठीक है भाई। जितना दूर जाएंगे उतना ही आकर्षण बल का मान का होगा? कम होता जाएगा। तो यानी ये कह रहा है कि बाहर वाले कोषों को बाह्यतम कोष बोला जाता है और उस पर इलेक्ट्रॉन का दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है। किसके द्वारा? नाभिक के द्वारा। जब दुर्बल है यानी अपनी ओर कम खींच रहा है, तो वो कम बंधा हुआ है, उसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे, तो वो निकल जाएगा बाहर। आ गया समझ में? तो यानी इसको थोड़ी सी आकर्षण बल जिन पर कम होता है, यानी जो बंधे हुए कम है, तो उनको थोड़ी सी एनर्जी दी तो वो फ्री हो जाएंगे। तो ऐसे जब वो जान थोड़ी सी एनर्जी के बाद जिनके क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पर दुर्बल आकर्षण बल होता है, वो थोड़ी सी एनर्जी देने पर क्या हो जाएं? फ्री हो जाएं। क्या हो जाएं? फ्री हो जाएं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है उसे कौन सा आवेश बोला जाता है? मुक्त आवेश बोला जाता है। आ गया समझ में? तो आप ध्यान रखना
कि जो चालक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, चालक पदार्थ होते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो क्या होगा, उन पर मुक्त आवेश भी होगा, फ्री आवेश भी होगा। ठीक है, जब फ्री आवेश है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकता है। तो यानी जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकता है, प्रवाह हो सकता है, तो उन पदार्थ तो क्या कहलाएंगे, चालक पदार्थ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बद्ध इलेक्ट्रॉन, बद्ध आवेश और यानी मुक्त आवेश के बारे में। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, मुक्त आवेश और बद्ध आवेश के बारे में बात करेंगे। तो मुक्त आवेश क्या कहता है कि बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उन पर नाभिक का क्या लगता है, दुर्बल आकर्षण बल लगता है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से आकर्षण बल के क्या होता जाता है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इन पर जब दुर्बल आकर्षण बल लगेगा तो जो ये पदार्थ होता है, उसका परमाणु होता है, उसमें क्या करते हैं कि इस बाह्य कक्षाओं में स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अपन, मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए, मुक्त आवेश के बारे में क्या बताया, किसी पदार्थ के परमाणु में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का दुर्बल आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन पदार्थ में स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, यानी विचरण करते हैं। ठीक है, यानी थोड़ी सी इनको एनर्जी कहीं से मिली या आपस में टकराए तो टकराने के दौरान क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से ये अपना बॉन्ड आसानी से क्या होंगे, तोड़ जाएंगे, जिससे ये जो परमाणु है यानी पदार्थ में क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से विचरण करने लग जाएंगे। ठीक है, तो यानी ऐसे, लेकिन ध्यान रखना कि इसमें ही यानी इस कक्षाओं में यानी बाह्यतम सतह में ही क्या करेंगे, विचरण करेंगे, ये सतह को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है या इन पर जो आवेश होता है उसको क्या कहा जाता है, मुक्त आवेश कहा जाता है। ठीक है, जब मुक्त आवेश होता है तो यानी आसानी से विद्युत धारा का चालन होता है, तो यानी चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बद्ध आवेश के बारे में क्या है, किसी पदार्थ के परमाणु में आंतरिक कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक का प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। तो प्रबल करेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बंधे होंगे। ठीक है, वो बंधे होने के कारण इन पर जो दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, इनको यानी बहुत अधिक एनर्जी की जरूरत होती है यानी बॉन्ड तोड़ने के लिए। ठीक है, जब बंधे हुए हैं तो यह आसानी से यानी अपने स्थान से छूट नहीं सकते। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन या बाउंडेड चार्ज कहते हैं, यानी बंधे हुए बद्ध आवेश या बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बंधे हुए हैं अपने स्थान से, जब वो आवेश ही नहीं चला तो बताओ क्या विद्युत धारा का चालन हुआ। तो यानी बद्ध आवेश विद्युत धारा के चालन में कोई भी योगदान नहीं दर्शाते। ठीक है, अपने स्थान में ये छोड़ते ही नहीं है। ठीक है, ये हुआ मुक्त आवेश और बद्ध आवेश। नेक्स्ट बात करते हैं अपन परावैद्युत पदार्थ के बारे में। ठीक है, तो देखिए परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं अपन परावैद्युत पदार्थ की। तो परावैद्युत पदार्थ वे होते हैं जो सामान्य अवस्था में अचालक या कुचालक की भांति होते हैं, पर इन्हें जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये विद्युत प्रभाव दर्शाने लगते हैं। विद्युत प्रभाव का मतलब है कि जैसे मान लीजिए धनावेश और ऋणावेश होगा। ठीक है, तो आपका एक इलेक्ट्रिक, इन पर क्या, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा तो एक बलागुण कार्य करेगा। वो कल के वीडियो में बताएंगे कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में जो ध्रुवीय होंगे, अध्रुवीय होंगे, किस प्रकार व्यवहार करेंगे, कैसे इनमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अभी हाल फिलहाल आपको समझना है कि परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, लेकिन जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत प्रभाव को प्रदर्शन करने लगते हैं। जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का उत्पन्न होना, फोर्स का लगना, विद्युत क्षेत्र में किसका, यानी बल का लगना। तो ये क्या है, विद्युत गुण है। क्या है, विद्युत गुण। तो इसको ये दर्शाने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ से इनके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल अब्रक, मोम, एबोनाइट, कागज। ठीक है, एबोनाइट है वो सामान्य अवस्था में कुचालक होता है, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति होती है तो इस पर एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण यानी क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश क्या होते हैं, उत्पन्न होकर एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यानी विद्युत प्रभाव आ जाता है। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई कि सामान्य अवस्था में कुचालक या अचालक की भांति होते हैं, अर्थात विद्युत धारा का चालन नहीं करते, लेकिन जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत प्रभाव दर्शाने लगते हैं। ठीक है, वो पदार्थ कौन से पदार्थ कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब्रक, मोम, एबोनाइट, कागज, ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, कुचालक ही होते हैं। ठीक है,
परावैद्युत पदार्थ के प्रकार की बात करें, परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होगा, ठीक है, यानी पोलर होगा, और दूसरा नॉन पोलर यानी अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होगा, ठीक है। पहले बात करते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का मतलब है जिनमें पोलरिटी होगी। क्या होगी? पोलरिटी होगी, यानी जिनमें ध्रुवीय गुण होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा, अर्थात जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो वे पदार्थ जिनमें अणुओं के धनावेशों के केंद्र यानी धनावेश और ऋणावेश कहाँ होते हैं? अलग अलग होते हैं। कहाँ होते हैं? अलग अलग। जैसे ये ऋणावेश है, ये क्या है? धनावेश। तो यहाँ इनके बीच की कुछ डिस्टेंस, अल्पयान डिस्टेंस होगी, तो इनमें क्या होगा? विद्युत ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, ठीक है, जिसकी दिशा कहाँ होती है? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। तो यानी वे पदार्थ जिनमें अणुओं के धनावेशों के केंद्र व ऋणावेश को केंद्र परस्पर संपाती न होकर, यानी एक जगह न होकर कहाँ होते हैं? अलग अलग होते हैं। कौन से पदार्थ कहलाते हैं? ध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल HCl, NaCl, H2O। देखिए, अगर HCl की बात करें या NaCl की बात करें तो H+ बनेगा, Cl- बनेगा। H+ ये रहा, Cl- ये रहा, तो ये नेगेटिव -1 है, ये +1 है। तो बता आवेश का परिमाण तो समान हुआ 1, ठीक है। और यहाँ से इन पर क्या होगी? जो डिस्टेंस होगी वो अल्प होगी, ठीक है। तो ये किसका निर्माण करते हैं? कि विद्युत ध्रुव का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? विद्युत ध्रुव का। जिनमें क्या विद्युत ध्रुव है तो किसका क्या उत्पन्न होगा? विद्युत ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा कहाँ होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अब जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया वो कौन से अणु हैं? आपके ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। जैसे H2O की बात करें तो H+ O पर क्या आएगा? -2 आएगा, ठीक है। तो एक इसके साथ द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न कर रहा है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, और एक इसके साथ। तो ये बताओ, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा तो परिणामी कहीं बीच में आया होगा। कहने का मतलब परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण रहा होगा। और जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण रहता है वो कौन से पदार्थ कहलाते हैं? आपके ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। अर्थात जिनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जिनके धनावेश का केंद्र इस जगह है, ऋणावेश का केंद्र इस जगह, एक जगह नहीं है, अलग अलग है, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में जब द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, अर्थात एक विद्युत द्विध्रुव बन रहा है, तो ध्रुवीय पदार्थों का प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है तथा इनके प्रत्येक अणु का स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। P वेक्टर आ रहा है आपका, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो वे पदार्थ जिनमें अणुओं के धनावेश व ऋणावेश को केंद्र संपाती होते हैं। संपाती का मतलब जैसे यहीं प्लस है और यहीं क्या है? माइनस है, अलग अलग नहीं होते, ठीक है। तो जिनके अणुओं में धनावेश व ऋणावेश को केंद्र एक ही स्थान पर होते हैं। कहाँ होते हैं? एक ही स्थान पर, ठीक है। तो जैसे H2 की बात करें या N2 की बात करें, O2 की बात करें, तो देखिए H2 में क्या है कि भाई जो भी बनेगा 2H+ ही बनेगा। कहने का मतलब बताओ इसमें क्या कहीं ऋणावेश है? और जब ऋणावेश की अनुपस्थिति है तो क्या द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा? नहीं होगा। द्विध्रुव आघूर्ण किससे होगा? ऋणावेश से और धनावेश से। तो इनमें नेगेटिव आयन क्या है कि नॉट प्रेजेंट नहीं है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉट प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेजेंट नहीं होगा। जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही प्रेजेंट नहीं हो रहा तो ये क्या एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन अणुओं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? 0 होता है। इनमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाता, ठीक है। वो अलग बात है कि इनको कहीं रखकर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित कराया जाए, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो इस वीडियो में आपने ये क्या देखा? परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, एक होता है अध्रुवीय। ध्रुवीय में धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। यानी इनमें द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाएगा, जैसे HCl, NaCl, H2O। विद्युत यानी P वेक्टर होगा इनमें, ठीक है। नेक्स्ट अध्रुवीय पदार्थ में क्या होगा? जिनके अणुओं में धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र का हो एक ही जगह हो, ठीक है, जिनमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाएगा या ऋणावेश की क्या रहेगी? अनुपस्थिति रहेगी। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा, तो इन अणुओं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे कि जो परावैद्युत पदार्थ हैं ध्रुवीय और अध्रुवीय, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में किस प्रकार व्यवहार करते हैं उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।